हेलो क्लास। वेलकम बैक टू आदिराज क्लासेस। क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके बीच में एक बार फिर नया सेट लेके और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। आदिराज क्लासेस की फैमिली को जितना ज़्यादा बड़ा करोगे उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, चलो आज का क्वेश्चन शुरू करेंगे। करने से पहले एक बार आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो अपने यार दोस्तों पे, जिस पे भी कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से, और ये क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट CHSL के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है आपका, SSC CHSL 2024 के अंदर। ठीक है, चलो क्वेश्चन को देखते हैं। और ये डाउट क्वेश्चन है हमारे पास आया हुआ। महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे थे। वह दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है। ठीक है, यानी पहले दिन की प्रक्रिया क्या रही, उसने 20% अंडे क्या करे, बेच दिए भाई। अब देखो क्या हुआ, और अगले दिन की शुरुआत में 20% अंडे जोड़ता है। फिर क्या हुआ, मॉर्निंग हुई भाई, उसने ऐड करे 20% अंडे। ठीक है, अब अगले दिन के अंत में 20% अंडे बेच देता है। फिर क्या करा उसने, 20% अंडे बेच दिए। यानी पहले दिन का लास्ट ये था और सेकंड डे आपका ये है, फिर क्या बेच देता है। यही पैटर्न महीने के तीसरे दिन के अंत तक जारी रहता है। यानी कि पैटर्न जारी रखने का मतलब क्या है कि 20% अंडे जो हैं उस बंदे ने क्या करे, सुबह ही ऐड करे, और 20% अंडे उसने क्या कर दिया, फिर से बेच दिया, है ना। ये क्या करे, ये बेचने वाले हैं, ये बेच देवे वो। ठीक है, तो उसने क्या करा, 20% अंडे फिर से बेच दिए। तो ये प्रक्रिया है क्वेश्चन की सारी। ठीक है, तो यानी कि क्या है इसमें आप, और स्टार्टिंग शुरुआत हुई थी 500 अंडों से। ठीक है भाई, और आज उसके पास ये सारी गेम करने के बाद 1024 अंडे उसके पास आज भी है। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, मैं सक्सेसिव लगा सकूँ क्या इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हम इसे एक बार सक्सेसिव से ट्राई करेंगे। पहले आप मुझे एक बात बताओ, सक्सेसिव जो है आपका, ठीक है, मल्टीप्लाई से होता है, और मल्टीप्लाई में आप किसी चीज़ की मल्टीप्लाई पहले करो या बाद में करो, फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो आप एक बात बताओ, ये 20% कम हुआ, ये 20% कम हुआ, और एक बार फिर से 20% कम हुआ। ओवरऑल 3 बार 20% कम होने का मतलब क्या है, 20 की फ्रैक्शन 5 से चीज का 4 हो जाना। ठीक है, देखो समझो बात को भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 से 4, 5 से 4, 5 से 4, यानी कि 3 बार आप डाउन पे गए, घटे आप। ठीक है, लॉस हुआ आपको, मतलब ये समझ लो। तो ये 125 रहा होगा, ये कितना रहा होगा, 64। सीधी सी बात है भाई। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, स्टार्टिंग में अगर आपके पास 125 अंडे थे, तो वो अब आपके पास सिर्फ 64 रह गए। ठीक है, लेकिन आप नोटिस कर रहे हैं कि भाई 125 तो थे ही नहीं, ये तो 500 थे। 4 गुना है, कितना मल्टीपल है, 4 मल्टीपल है क्या। 500 करने के लिए 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब ये बताओ, इसका मतलब ये भी 64 ना होगा, 4 मल्टीपल रहा होगा क्या, 256 रहा होगा इसका मतलब। ठीक है भाई, अब बताओ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या। अब आप एक बात बताओ कि 256 आया आपका, जब आपने तीनों 20% के लॉस अपने काउंट कर लिए। ठीक है, जो आपने क्या है बेच दिए, मतलब घटने वाली चीज जो है। ठीक है, अब बस ऐड वाली वैल्यू रह गई आपके पास। मैं अब ये 20% आपने ऐड करा, उसके बाद फिर एक 20% B% आपने ये ऐड करा, यानी मैं मान रहा कि B ऐड करने का मतलब कि एक्स से वाई हो जा रही चीज। ठीक, तो एक बार एक्स से वाई हुई, दोबारा फिर से एक्स से वाई हुई। ठीक है, तो यानी 2 बार के में ये क्या हो गई, 256 थी ना जो वैल्यू, अब वो कितनी होगी, 1024 बन गई आपकी। बताओ कोई दिक्कत है क्या। 2 बार का रिजल्ट है। ठीक है, तो यानी कि एक बार का रिजल्ट क्या रहा होगा, आप देखो कि भाई इनका ये कितना है, क्या रेशो है, 1:4 चल रहा है। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर 1 है, वाई स्क्वायर 4 है। तो एक्स से वाई होने का मतलब क्या है, ये क्या है, 2 साल का रिजल्ट है। 1 से 4 हो जाना, तो 1 साल का 1 से 2 रहा होगा क्या। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, मैं इसे इधर बता रहा, यानी एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर, वाई और वाई वाई स्क्वायर, इसका रिजल्ट क्या है आपके पास, 1 से 4 हो जाना, ये 2 है। ठीक है, लेकिन अगर सिंगल पावर की मैं बात करूँ, एक्स से वाई हो जाने का मतलब क्या है, 1 से 2 हो जाना। ठीक है, यानी हर साल 1 से 2 होती होगी, साल मैंने बोल दिया, बल्कि ये क्या है, ये है दिन की शुरुआत में 20% अंडे जोड़ता है, यानी एक्स से वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कितना बड़ा, एक बड़ा, किस पे बड़ा, एक पे, एक पे एक की बढ़ोतरी होना मतलब 100% हो जाना। के तो 100% मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो बढ़ोतरी मैंने करी
वो 100% है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन SSC CHSL 2024 के पेपर में आपके साथ पूछा गया आपसे। ठीक है, यानी कि 50 की वैल्यू कितनी है, 125 की वैल्यू 500 है, तो 4 मल्टीपल है, तो 64 की वैल्यू 256 रही होगी। अब मैंने क्या, जो लॉस थे 3 बार मैंने क्या था, अंडों को बेच दिया था, जो मैंने एक साथ कर दिए। अब 20% के मेरे पास दो है क्या, जो मैं बढ़ाऊंगा वैल्यूज को, तो मैंने मान लिया कि 20% होने को बोला एक्स से वाई, और एक्स से वाई 2 बार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो है, एक ही है और एक ही है। ठीक है, और ये 256 से मेरे 1024 हो गया, तो 1:4 है, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 है। तो एक्स से वाई होने का मतलब 1 से 2 हो जाना, 1 से 2 हो जाने का मतलब 100% बढ़ोतरी। तो ऐसे हम क्वेश्चन को कर लेंगे, और आप इसे क्या कर सको, ऑप्शन से भी ट्राई कर सको। यहाँ तक का क्वेश्चन आपका सेम रहेगा। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, इतना ज़्यादा बढ़ोतरी 2 साल के अंदर आप 20% और 10% के ऑप्शन से तो कर नहीं सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक बार इस ऑप्शन को चेक कर लोगे, एक बार इस ऑप्शन को चेक कर लोगे। ठीक है, आप इजीली कर पाओगे, हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ आपको एक बार। मान लो कि मुझे पता है कि इन दो में से ही मेरा आंसर होने वाला है कि भाई कोई ना कोई। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से बताऊंगा। महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे थे, वह दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है। दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देने का मतलब क्या है, कि 5 अंडे थे तो उसने 4 अंडे बेच दिए, सॉरी एक बेच दिया तो 4 बचे। और अगले दिन की शुरुआत में 20% अंडे जोड़ देता है। मैंने मान लिया 20% की वैल्यू 100 ही रही हो, 100% बढ़ोतरी होने का मतलब 1 से 2 मॉर्निंग में कर दिया, और फिर अगले दिन की शाम तक, उसी दिन की शाम तक आपने 5 से फिर 4 कर दिए। ठीक है, फिर आप अगले दिन फिर आए, फिर आप 20% अंडे जोड़ दें, मतलब 1 से 2 कर देना, क्योंकि मैंने 100 को पिक किया हुआ है अभी। ठीक है भाई, ऐड कर दिया, और फिर आपने क्या कर दिया, फिर उसके बाद फिर 5 से 4 कर दिए। तो आप सोल्व करोगे जब, पंजे पंजे 25, 125, इधर से 125 आएगा, इधर से देखो 16 64, 64 कर दिया आपने, 4 चौक 16 और 16 चौका 64, 64 चौका आ गया इधर से आपका। ठीक है, इसकी वैल्यू आप देख लो कितनी है, और इसकी वैल्यू 1024 आ जाएगी ना, तो ये पैटर्न क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। ऑप्शन से आपको और ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। देख लो इस वैल्यूज़ को मैं क्या कर रहा, ये देखो, ये मैंने 100% रखते हुए वैल्यूज़ मान ली अपनी, कि 1 से 2 हो जाएगा मेरा हर बार। ठीक है, तो ऑप्शन से भी ये और इजी पड़ जाएगा आपको। ठीक है, आप क्या करोगे, आपको पता है कि 20% एकदम से इतनी बड़ी वैल्यू नहीं देने वाला, ना 10% देने वाला, क्योंकि इतना तो आप कम ही कर रहे, तो बढ़ोतरी होना पॉसिबल ही नहीं है। इतनी छोटी वैल्यूज से आप कम करने के बावजूद भी इतनी बड़ी बढ़ोतरी लेके आओगे, तो किसी बड़े ऑप्शन से पॉसिबल है। तो आपको ये सिर्फ दो ही ऑप्शन चेक करने, ऑप्शन से भी ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कर लोगे आप, मैंने बेसिक से भी बता दिया और ऑप्शन सब बता दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये नंबर सिस्टम से डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसका आंसर आपको खुद करना है, आंसर इट लिख दिया मैंने। ठीक है, लेकिन मैं इसे एक बार समझा दूंगा आपसे। होमवर्क के लिए हम इसका ही दूसरा क्वेश्चन है सेम टू सेम, उसको ऐड कर देंगे। अभी आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लो। इसमें कहा कि आपके पास एक नंबर है 8A5146B, ये आपके पास एक नंबर है। आपको क्या करना, उसने बताया कि 88 से डिविजिबल है ये नंबर। ठीक है, 88 से नंबर डिविजिबल है, तो 88 से डिविजिबल होने का मतलब ये नंबर 11 और 8 दोनों से डिविजिबल होगा क्या, तो ये नंबर 11 और 8 दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले 8 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा। 8 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, कि आप लास्ट की 3 डिजिट को चेक कर लो, अगर वो 3 डिजिट लास्ट की आपकी 8 से डिवाइज हो गई, डिविजिबल होगी पूरी तरीके से, तो इसका मतलब पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, मैं चेक कर दूंगा, लेकिन आप एक चीज और ध्यान रखोगे, ये जो नंबर है तीसरे नंबर का, अगर ये एक सम संख्या है, तो आपको 3 नंबर भी चेक करने की जरूरत नहीं होती, आप लास्ट के 2 नंबर चेक कर लो। तो मेरे पास लास्ट के 2 नंबर कौन से हैं, 6 और B, यानी कि ये नंबर चेक कर लो, ये नंबर सिर्फ 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैं क्या देख रहा कि 6 10 डिजिट पहले इस पे, और बी पहले इस पे क्या रखना पड़ेगा मुझे, 8 8 64, तो यानी मुझे पता लगा कि इसका मतलब बी की वैल्यू मेरी 4 रही होगी क्या। चलो, मैंने पता कर लिया कि बी की वैल्यू है 4। अब मैं एक बार क्या करूँगा, आप देखो, अब मैं एक बार दोबारा से लिख दूंगा संख्या को, ताकि आप क्लियरिटी के साथ समझ पाओ। 4 6B, अब क्या है, ये बी की वैल्यू तो मैंने 4 निकाल दी। ठीक है, अब बी की वैल्यू अगर 4 हो जाएगी, तो आप देखो
11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोल रहा है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल बोल रहा है कि आप दो दो के पेयर बनाओ। जहाँ पे कोई चीज़ पेयर नहीं बन रहा था आप जीरो लगा के पेयर बनाओगे, ठीक है। आप डिफरेंस चेक करो, 6 में से 4 गया तो प्लस का 2, 1 में से 4 गया तो माइनस का 3, A में से 5 गया तो A-5 आ गया, 0 में से 8 गया तो कितना होगा? -का 8 आएगा, ठीक है। आप चेक करो कि क्या वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। आप नोटिस करोगे A-8 और 5 13, 13 और इसका रिजल्ट आएगा -1 तो A-14 आ गया, ठीक है। तो मैं ए की वैल्यू क्या पुट करूं कि ये 11 से डिविजिबिलिटी फॉलो कर जावे, ठीक है। अब मैं आपको एक बार रिपीट करा कि 11 से डिविजिबल क्या होंगे, तो दो के पेयर जब आप बनाओगे उनका जो है टोटल ऐसे जब आप करोगे या तो ये 0 आ जावे, ये 11 का कोई मल्टीपल 11, ठीक है, 11 हो जावे, 21 हो जा सॉरी 22 हो जावे, 33 हो जावे, 34 हो जावे, प्लस में हो जाए चाहे तो, चाहे माइनस में हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, ठीक है। तो अब ये क्या है, मैं क्या वैल्यू रखूँ यहाँ पे कि ये 11 की कोई डिविजिबिलिटी रूल दे जाए, मैं इसे 11 बना सकूँ माइनस का। तो मुझे इसे -11 लाने के लिए ए को कितना पुट करना पड़ेगा? ए को 3 पुट कर दूं मैं, यानी कि 3 - 14 बराबर -11 आ जाएगा। तो मुझे यहाँ से क्या पता लगा कि ए की वैल्यू 3 है। अब मैंने वैल्यू निकाल दी, बी कितना है मेरा 4, और ए मेरा कितना आ गया भाई? ए आ गया मेरा 3। तो मुझे बी माइनस ए निकालना, तो 4 में से मैं जब 3 माइनस करूंगा तो 1 आ जाएगा क्या? देखो आपके पास क्या लिखा हुआ है, 4 है, 4 में से आप 3 जब माइनस करोगे, बी माइनस ए करना, तो बी माइनस ए करोगे तो 1 आ जाएगा। आंसर इट 1, ठीक है। बस ध्यान रखना कि आपको 8 की डिविजिबिलिटी बोल रही है कि आप लास्ट 3 डिजिट चेक कर दोगे, और अगर 3 डिजिट्स में भी तीसरे नंबर वाले डिजिट जो है अगर एक इवन नंबर है तो आप लास्ट के थ्रू आपकी 2 डिजिट चेक कर दोगे, उससे भी हो जाएगा फिर, ठीक है। और भाई 11 की डिविजिबिलिटी क्या बोल रही है? आप दो दो के पेयर बनाओ, उनका डिफरेंस लिखते चले जाओ आप। अगर डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस का रिजल्ट जो होगा 0 मिल जावे, 11, 22, 33, 44, 11 का कोई भी मल्टीपल पॉजिटिव मिल जाए या नेगेटिव मिल जाए, ठीक है। तो क्या होगा, 11 की डिविजिबिलिटी फॉलो करेगा, उससे आपको क्वेश्चन को कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोर्ड मास से क्वेश्चन है आपका, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से। आप इसे एक बार ट्राई करो और आंसर देने की कोशिश करो। 5 ऑप्शन है आपके पास, A B C D E, नन ऑफ दिस भी है आपके पास, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में क्या हो जाए कि आप ईगो पे ले जाओ और आप क्वेश्चन को ट्राई करते रहो, लेकिन क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दिस हो जाता है, ठीक है। चलो हम बोर्ड मास की प्रॉपर्टी से इसे ध्यान में रखते हुए करने की ट्राई करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, बोर्ड मास बोलते हैं सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे आप, ठीक है। चलो मैं इसे सोल्व करने की ट्राई करूंगा भाई, समझो बात को। 12 में से 9 गया कितना? 3 आ गया। फिर ऑफ है, आप देखो 5 है, ये माइनस का 5 आएगा अंदर से, और माइनस माइनस एक माइनस 12 तो प्लस हो जाएगा ये, तो प्लस का 5 आ जाएगा इसे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, किसे सोल्व करूँगा? सबसे पहले मल्टीप्लाई से पहले भी ऑफ को सोल्व करोगे आप, ठीक है। ये देखो 18/6, ठीक है, 15, और ये +5 अलग से है, ठीक है। वो आप देखो 36 18, ठीक है। आप करोगे इसे, आप देख रहे हैं कि वैल्यू कहीं तक भी आपको मैच होती नजर नहीं आने की, क्योंकि आपको फिर 25 से भाग भी देनी है, ठीक है। तो मुझे इनमें से इतनी छोटी वैल्यू तो आती हुई नजर ही नहीं आ रही है। तो अगर ये वैल्यू यहीं से नहीं आई है तो इतना बड़ा इधर का डाटा, ये देखो कितना बड़ा डाटा बना हुआ है, ठीक है। और मल्टीप्लाई में डाटा है उसके साथ में भी, ठीक है। और फिर डिवाइड करोगे आप, तो डिवाइड इतना करके इतना थोड़ी काट दोगे आप, ये भी ब्रैकेट बढ़ा हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है नन ऑफ दीज आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं है। आप पूरा ट्राई कर लियो, मैंने इतने से ही ट्राई करने से ही पता लगा कि इसमें से कोई आंसर नहीं होने वाला है आपका, ठीक है। पूरा भी करोगे तो इजी क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, एलसीएम एचसीएफ में से क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है तभी आपके सेट के अंदर ऐड हो गए, ठीक है। ये बोला कि 6 घंटे है जो कि क्रम से 3 4 6 7 8 और 12 सेकंड्स के अंतराल में बजती है, एक साथ बजना शुरू करता है, कितने सेकंड के बाद वो फिर से एक साथ बजेंगे? ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने है कि भाई ये चीज़ है, इतने टाइम के डिफरेंस में क्या किसी काम को करते हैं, तो आपको क्या करना,
अगर ऐसा कोई रिलेटिव टाइम निकालना है कि जब दोबारा वो घटना एक साथ होने वाली, तो आप संख्याओं का एलसीएम निकाल दोगे, ठीक है। यानी आपके पास संख्याएं क्या है, 3, 4, 6, 7, 8 और 12, ये संख्या है। आप इनका एलसीएम निकाल दोगे, जो एलसीएम आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। देखो एलसीएम निकालने का तरीका एक तो वही मेथड है जो ट्रेडिशनल है, और उसके अलावा आप थोड़ा सा क्या कर सको, प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को सोच सको। देखो मैंने क्या करा, मैंने 12 को ले लिया, मैं चेक करूंगा कि 8 का कितना पोर्शन इसके अंदर आ गया। इसके अंदर ये बताओ 4 आ गया क्या, जो 8 के अंदर भी है और 12 के अंदर भी है, तो 2 की कमी रही बस, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर 4 आ गया तो उसके बाद इसके अंदर 3 बचा सिर्फ, लेकिन मुझे चाहिए था 2, तो यहाँ तक का डाटा कवर हो गया। अब इसके अंदर ये बताओ 7 तो अभी तक नहीं आया, तो मैं 7 ले लूंगा। आज 6 तो इसके अंदर आ गया, 12 के अंदर पूरा पूरा 4 भी आ गया और 3 भी आ गया, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा मेरा इनका, ठीक है। तो मुझे करना है 24 सत्ते 7 चौक 28, लास्ट में 8 मिलेगा, तो ये इतने सेकंड्स के बाद वो सारी घंटियाँ एक साथ बजेंगी। आपको ऐसे क्वेश्चन को कर लेना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, करो आप इसे ट्राई। एक संख्या ए का 11/5 बी के 22% के बराबर है। संख्या बी तीसरी संख्या सी के 2.5 के बराबर है। यदि सी का मान इतना है तो ए के 80% और पी के 40% का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक बहुत आसान क्वेश्चन है। यानी ए की वैल्यूज कैसे दी आपसे, इसने बोला कि ए का 11/5 बी के क्या दिया 22%, यानी 22/100 के बराबर है, ठीक है। और संख्या बी जो है ना आपकी, यानी संख्या बी जो है वो एक तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है। पॉइंट हटा के आप जीरो भी बढ़ा सको ऐसे, ठीक है। दो रिलेशंस दी, आप ए बी सी और सी के साथ इनका रिलेशंस निकाल लो एक बार, ठीक है। मैं क्या चेक करूंगा, 11 दूनी 22, 2 से मैं इसे काट दूंगा, 50 आ गया, और 5 से कट जाएगा 10 बार। तो ए अपॉन बी कितना आ गया आपका, ऊपर तो बचा 1, नीचे बचा 10, तो ए और बी का रिलेशन आ गया 1:10, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे निकाल लूंगा, मैं क्या करूंगा 25 चौका 100 और 0, यानी बी अपॉन सी कितना आ गया मेरा 1/40 आ जाएगा भाई। ए बी और बी सी का रेशो मेरे पास आ गया, दोनों वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब मैं आगे क्वेश्चन को करूंगा, या मैंने कहा कोई एक रिलेटिव रेशो निकाल लूँ, ए बी सी का क्या बनेगा, उसे चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है। ए की वैल्यू अगर 1 है ना, तो बी की वैल्यू 10 है। अगर बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है तो सी की वैल्यू 40 है, अगर यहाँ पे 10 होगा तो 400 हो जाएगा क्या भाई। मैंने रेशो मेंटेन कर दिया इनके, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है इसने, ये कह रहा है कि ए के 80%। अब भाई ए कितना है मेरा, 1 है, 1 का 10% कितना होगा, पॉइंट पॉइंट 1 होगा क्या, 10% 1 का। लेकिन इसने कहा कि 80%, तो यानी इसका 8 मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। तो ये भाई ये बताओ मेरे से, 0.8 आ गया क्या, एक 80%, ठीक है। एक 80% 0.8 आ जाएगा। अब इसने आगे क्या बोला, बी के 40%, बी कितना है 10, 10 का 40% लेना आपको। देखो 10 का 1%, सबसे पहले 10 है जो अपने आप में 100% है क्या, मैं इसका क्या करूँगा, एक जीरो इधर कूदा दूंगा, तो 10% की वैल्यू आ गई क्या। लेकिन मुझे कितना लेना 40, तो ये आ गई 4। तो मैं 4.8 को जब जोड़ूंगा तो 0.8 और 4, मुझे यानी 4.8 की वैल्यू बतानी, इसका मतलब ये है। लेकिन इसने क्या दिया, इसने कहा कि सी जो है ना आपका 5500 है, ठीक है। सी मेरी भाषा में कितना है 400 है, यानी कि 400 की वैल्यू कितनी दे रखी भाई 5500। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई 55/4 आ गई, और मुझे वैल्यू बतानी किसके 4.8 की। आपको इसे सोल्व करना है, ठीक है। आप देख सको सबसे पहले तो आपके जो ऑप्शन होंगे, जो आंसर होगा उसका वो 11 का मल्टीपल होगा, लेकिन 11 के मल्टीपल 2 है, तो इसलिए मुझे थोड़ा और सोल्व करना पड़ेगा सर, ठीक है। चलो मैं से 4 से इसे काट दूं क्या, एक बार देखो 4 ही कम 4, 4 दूनी 8, तो 1.2 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से 1.2 आ गया मेरा, मैं इसमें से इसे 11
मल्टीप्लाई मैंने 5 अलग निकाले, तो 12 की जब मैं 5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 60 तो पॉइंट 6 आ जाएगा क्या, 12×5 = 60, तो पॉइंट से जीरो कट जाएगी तो 6 आएगा क्या, तो 11×6 66 आ गया भाई, 66। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आप अपने तरीके से और भी इजी बना सको। हमें थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा भाई, हमारी मजबूरी है क्योंकि हम बोर्ड पे खड़े हैं। तो आप क्या है, कुछ कैलकुलेशन डाटा के हुए अपने हिसाब से उसे हटा सको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई सब। एक दुकानदार अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है, हर सेट में रिपीट हो रहा है क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। आसान होने के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। एक बात बताओ, एक दुकानदार अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। और अच्छा ये तो देखो, ये क्या है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया, यानी सीपी अगर 100 है तो उसे 120 लिख देवे क्या। 20% अधिक अंकित करने का मतलब यही है। आगे देखो, और प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है। अब एक बात बताओ भाई, छूट हमेशा किस पे दी जाए, मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस कितना है, 120 है। 120 का 10% निकाल लूंगा अगर मैं, तो एक जीरो इधर जंप कर जाएगी तो 12 आ गया। जब मैं 120 में से 12 की छूट पे से मैं सेल करूंगा तो मेरा एसपी बताओ कितना आ जाएगा। इस पे 120 में से आप 12 माइनस करोगे, जो आपने डिस्काउंट दे दिया, तो ये बताओ 108 आ गया। यानी 100 रुपए की चीज को आपने 108 में बेच दिया तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 8 का। और ये 100 पे है तो परसेंटेज भी यही होगा फिर तो। बताओ। ठीक है भाई, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन यही है। इस डाटा पे संख्याएं चेंज कर दी जाएगी, आपसे क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस से ही है। क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ोगे और ट्राई करो अपनी। देखो क्या है, दो वस्तुओं ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है और उनके विक्रय मूल्य में अंतर 480 रुपये है। तो वस्तु बी और ए के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो। ठीक है, कितना होगा। तो कोई बात नहीं भाई, आसान सा ही क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। तो ये देखो, ए और बी की बात करूंगा मैं। ए और बी, ठीक है। सीपी का रेशो देख लो। सीपी का रेशो क्या दिया इसने, 4 और 5 दिया क्या। जी हाँ, 4 और 5 सीपी का रेशो है। अब देखो, मैं इसके बाद में एक आधी जीरो लगा लूंगा ताकि क्या है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन को आगे भी कंडीशन से, और फिर अगर मैं जीरो नहीं लगाऊंगा तो पॉइंटों में मेरा क्वेश्चन चल जाएगा, पॉइंटों में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन। तो मैंने जीरो बढ़ा लिया अपनी आसानी के लिए, दोनों में बढ़ा लिया। ठीक है, अब यहाँ वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% का लाभ हुआ। ठीक है, ये वस्तु ए है, इसका मैंने मान लिया कि एस पी 10% का लाभ हुआ, तो इसका 10% 4 है तो 44 की बिक जाएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, वस्तु बी पर 20% का लाभ हुआ। ठीक है, इसका 10% कितना होगा, 5। और भाई 5 नहीं चाहिए मुझे, चाहिए डबल उसका। 10 होने का मतलब 5, तो 20 होने का मतलब 10। तो इसमें मेरे 10 का प्रॉफिट हो गया तो 60 की बिक जाएगी। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई मेरे पास। इसने देखो क्या दिया, उनके क्रय मूल्य में अंतर 480 है। ठीक है, नहीं क्या दिया, वस्तु विक्रय मूल्य में है। ठीक है, उनके विक्रय मूल्य का अंतर मेरी लैंग्वेज में कितना है, 16 है क्या भाई, 16 है। उसने कितना बताया, वो कह रहा 480, यानी कि 16 की वैल्यू 480 है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी चल रही, 30। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 30 है। क्या बताना है ये देख लो, बी हो रहा है क्रय मूल्य का अंतर 10। 10 की वैल्यू आपको बतानी है, एक की वैल्यू कितनी है, 30 है क्या, तो 10 की वैल्यू 300 हो जाएगी क्या। जी हाँ, आसान से क्वेश्चन ऐसे सोल्व कर दोगे आप, नॉट मुश्किल। अगला क्वेश्चन, जब वर्षों की संख्या प्रतिशत वर्ष ब्याज दर से आधे के बराबर होती है। ठीक है, यानी वर्षों की संख्या क्या है, रेट के आधे के बराबर है। ठीक है, मैंने मान लिया कि भाई मेरा
रेट जो है मैंने आर मान लिया, ठीक है। तो मेरा टाइम R/2 होगा क्या? ये मेरी रेट है, पहचान के लिए लिख दिया, वरना कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने टाइम मान लिया कि R/2 आधा करना ना, क्योंकि उसने बोला वर्षों की संख्या ब्याज दर के आधे के बराबर है, ठीक है। तो भाई मैं देखूंगा कि भाई इसने क्या कहा। देखो आप एक चीज याद रखिए हमेशा, RT बराबर होता है आपका SI%। SI%, इससे आप क्वेश्चन करोगे हमेशा, ठीक है। ये बन गया मेरा RT, देखो ROT यानी क्या आ गया, R²/2। RT बराबर ब्याज कितना मिला, 1 मिला, ठीक है। किस पे मिला, 100 पे मिला। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? जी नहीं, मैं 2 से काट दूंगा, ये आ गया मेरा 4, 4 से मुझसे काट दूंगा 25। तो R² बराबर 25 है, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और R तो मेरा टाइम था, तो यानी टाइम आ गया मेरा 5 वर्ष, और रेट आ गई मेरी 10%, क्योंकि डबल है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा, 15,000 रुपये के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज। ये मुझे टाइम तो ये वाला नहीं चाहिए, लेकिन रेट मुझे अब भी यही चाहिए 10% की, ठीक है। रेट 10% ले लिया आपने, और भाई टाइम कितना लिया आपने, ये कह रहा है कि भाई 8 वर्षों के लिए दिया है। तो आपको पता है कि अगर आपको प्रिंसिपल 100 रहा होगा, तो आपको 80 तो ब्याज ही मिल जाएगा, क्योंकि देखो 10 अठे 10 अठे 80, 80% ब्याज मिलेगा क्या आपको, ठीक है। यानी 8/10, ठीक है। अब आपको बताना क्या है, साधारण ब्याज की गणना करनी। प्रिंसिपल मेरी भाषा में कितना है, 10, लेकिन वो कितना कह रहा भाई, वो कह रहा कि 15 के सामने 3 जीरो, ठीक है। ये काट दो एक जीरो में, इसकी ये लो गई जीरो, ठीक है। तो 8 की वैल्यू बताओ आप, 15, 0, 0, ठीक है। जीरो में पीछे लगा दूँ, 120। ऐसा ऑप्शन है क्या, ये पूछा क्या है इसने भाई, 8 वर्षों के साधारण ब्याज की गणना कीजिए। एक मिनट भाई, चेक करते हैं एक बार क्वेश्चन को दोबारा, ठीक है। ये मेरा रेट आ गया, क्योंकि इसने दिया ना कि डबल है। अगर आर की वैल्यू, ओ सॉरी भाई, रेट ही मेरी ये है ना, क्योंकि मैंने रेट आर को मान रखा। तो मेरी रेट 5% है, ठीक है। ये मिस्टेक हो गया, वो मैंने थोड़ा वहाँ पे चेक नहीं करा, ठीक है। ये नहीं है, आपकी रेट कितनी है, 5% है, ठीक है। 5% आपकी रेट है, 8 8 ईयर्स मिले आपको, 8×5 = 40, यानी आपको 40 ब्याज मिलने वाला। 40 का मतलब है कि 2/5, 2/5, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, 15,000 है क्या, 5 की वैल्यू कितनी है, तो 1 की वैल्यू 3,000 रही होगी क्या, ठीक है। तो आपको 2 की वैल्यू बतानी, 6,000 आ जाएगी। तो ऐसे कर लोगे, ठीक है। ये मिस्टेक हो सके, इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये गलती आपको नहीं करनी है। ऐसे गलती होने के चांस है, मैंने इसीलिए गलती करके भी समझा दिया, ठीक है। रेट आप ऐसे निकाल लोगे, जो कंडीशन दी होगी उसे निकाल लोगे, फिर RT बराबर ऐसे ही परसेंट से चीज़ें हो जाएंगी। बस ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। सॉल्यूशन ये। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा भाई, ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, एक बिजनेस शुरू करा दोनों ने, ए और बी ने मिलकर, ठीक है। ए कुल पूंजी का 33.33% निवेश करता है, और बी शेष पूंजी निवेश करता है। देखो ए और बी है बिजनेस पार्टनर, ये साझा से क्वेश्चन है, साझा से सबसे इजी क्वेश्चन है। ए पूंजी का 33.33 यानी 33/3, ठीक है। यानी टोटल पूंजी अगर 3 है ना, तो ये हिस्सा ए ने लगाया, ठीक है। ए ने तो एक इन्वेस्टमेंट करी, तो 3 टोटल है, इसने एक लगा दिया, तो इसने 2 लगाया होगा, ठीक है। तो ये रेशो आ गए मेरे ए और बी के इन्वेस्टमेंट के। तो मेरी भाषा में 3 है टोटल इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसने कितनी दे रखी, उसने दिया 162,000 नहीं, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ है, ठीक है, हाँ जी। तो मैं क्या करूँगा, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँगा। ये मेरी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। मेरे से पूछा क्या गया, उसने कहा कि बी का हिस्सा बताओ, तो 2 यूनिट की वैल्यू आपको बता देनी है, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू ये, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी डबल, इसकी डबल हो जाएगी। ये 2 पार्ट्स बताना, 2 शेयर्स कितने रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखियो।
ए और बी ने क्रमशः एक्स से वाई और वाई से एक्स के लिए अपनी यात्रा शुरू की। ठीक है। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष भाग को क्रम से 6 सही 1/8 घंटे और 8 घंटे में पूरा किया। यदि ए की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटे है तो बी की चाल ज्ञात करो। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और ये समझ लो कि मतलब अगर ये आ गया तो इजी ही पड़ेगा आपको और क्वेश्चन के कंपैरिजन में। देखो मैं आपसे एक थीम बना के दिखा रहा है इस क्वेश्चन की, क्या है सॉल्यूशन बाद की बात है। ठीक है। ए और बी, ए तो इधर से एक्स पॉइंट है और इधर वाई है। इधर से ए ने चलना शुरू करा और इधर से बी ने चलना शुरू करा। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ये यहाँ पे बीच में किसी पॉइंट पे मिलेंगे भाई, नॉर्मल सी चीज है। ये उसकी साइड जा रहा, उसकी साइड आ रहा, तो ये कहीं ना कहीं बीच में किसी पॉइंट पे तो मिलेंगे ही। ठीक है। लेकिन मिलने के बाद ना, मान लो कि बी था, इसे यहाँ से आगे जाने में जो टाइम लगा वो दिया, और ए का इससे आगे जाने वाला जो टाइम दिया वो लगा। देख लो, पढ़ लो एक बार। ठीक है। ये चीज इसने दे रखी। तो आप क्या करोगे, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने होता, आप ध्यान रखोगे ए की स्पीड अपॉन में होगी बी की स्पीड। ये किसके बराबर होगी, इनका क्या होगा, ए का टाइम बी का टाइम। लेकिन ये बड़ा डाटा कैसा होगा, रूट के अंदर होगा। ठीक है। आप इस चीज का याद रखोगे तो भाई प्रॉब्लम नहीं होने की। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने कभी भी आ गया, देखो मैं इसका यूज लेके इस क्वेश्चन को करूंगा। इसने क्या दिया, ए की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, मैंने लिख दिया। बी की चाल मुझे बतानी, मैंने बी लिख दिया, बी की चाल को। ठीक है भाई। अब देखो इधर का डाटा सोल्व करो आप। बी का टाइम कितना है, ए और बी ने अपनी यात्रा को भाग को 6 सही 1/8 और 8 घंटे में पूरा किया। ठीक है। यानी पहले वाले का तो है 6 सही 1/8 और जो दूसरे वाला है उसका 8 है। ठीक है। तो दूसरे वाले का मैं ऊपर की साइड लिखूंगा क्या, तो उसका तो 8 है। लेकिन इस वाले का क्या है, जो ए का था वो आपको नीचे की साइड लिखना। देख लो ए का टाइम। ठीक है। 8 6 48 और 1 49, यानी 49/8 में इस 8 को यहाँ ना लिखे, यहाँ लिख दूंगा क्या, क्योंकि जब बार बार होगी और अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसे चेंज हो जाएंगे। ठीक है। अब मैं इसे रूट से बाहर निकाल लूंगा, तो देखो ये 32 है और ये बी है, तो ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये 8 होगा और ये 7 होगा क्या। जब मैंने ना रूट से बाहर निकाले तो ये 8 और ये 7 होगा। ये इसका कितना मल्टीपल है, 4 मल्टीपल है। तो भाई 7 का 4 मल्टीपल क्या आ रहा होगा, आपको क्या करना है, 4 मल्टीपल है और 7 का 4 मल्टीपल क्या आ रहा होगा, 28। तो 28 इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको इसे की पॉइंट बना लेना इस चीज को। ठीक है। जो ये करोगे वही चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये मेंसुरेशन से है। मैंने दोनों के फॉर्मूले पुराने सेट्स में लिखवा दिए, रिपीट करवा दिए 1 2 बार, और आगे भी किसी न किसी क्लास में दोबारा से लिखवा दें। अभी आप देखो, एक गोले का आयतन उतनी ही त्रिज्या का, यानी गोले का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r3। ठीक है। उसने कहा कि भाई इसका ना कंपैरिजन करना है आपको एक बेलन से। बराबर बताया इसने, एक बेलन जो समान रेडियस का है, यानी पाई r² h। ठीक है। एच रही होगी इसकी कोई हाइट जो दी नहीं है, उसी के साथ इसकी रेडियस का रेशो पूछा गया। ठीक है। तो मैं देख रहा कि पाई से पाई खत्म हो जाएगा, r² की 2 पावर से इसकी 2 पावर खत्म हो जाएगी, तो अब यहाँ पे क्या बचा, 1/3 r। इधर क्या बचा, खाली h। तो मैं क्या करूंगा, इस h को इधर ले जाऊंगा, तो r/h कितना हो जाएगा, ये 3 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे। r और h का रेशो आ गया 3:1। ये तो गलत आ गया, ये कैसे गलत आया, दोबारा चेक कर रहे भाई, क्या मिस्टेक है। 1/3 पाई r3, और ये बेलन का है ना जी, गोले का और बेलन का, यानी पाई r²h। ठीक है। पाई से मेरा पाई गया। ठीक है। और ये इसकी 2 पावर से इसकी 2 पावर चली गई, तो यानी यहाँ पे r आ गया और ये h अपोन में आ जाएगा, और ये 3 उधर चला जाएगा। भाई रेडियस का और हाइट का ही पूछा ना इसने, तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। सही है भाई ये। ठीक है। ऑप्शन में नहीं है तो आप लिख लो 3:1।
अब ये क्वेश्चन अभी मैंने दोबारा अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, ठीक है। आप क्या करोगे, इसे दोबारा से कर लोगे। बाकी मुझे याद है कि 4 और 3 आई थी थोड़ी देर पहले, वैल्यू 4 थी या 12, तो 12 आंसर हो जाएगा उसका। बाकी आप एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लोगे, आप ये मत सोचियो कि क्वेश्चन वैल्यू चेंज करके रिपीट हो गया। बस ये दो चीज़ चेंज हुई इसमें, ठीक है। यानी जो आंसर वो था, बस आंसर अलग आएगा, बाकी ए और बी की वैल्यू सेम रही होगी। 4 थी या 12, तो 12 आंसर हो जाएगा। लेकिन आप दोबारा ट्राई कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे से करवाने की जरूरत नहीं है। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूंगा अब, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप नंबर सिस्टम का क्वेश्चन समझ लो, एलसीएम एचसीएफ का समझ लो, ठीक है, एक ही बात है। इसने कहा कि ए और बी दो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या है, जिनके बीच में कोई भी चीज एक के अलावा कॉमन ना हो। मैं संख्या क्या होंगी, एक दूसरे को लेकर अभाज्य होंगी, ठीक है। आप क्या करोगे, इसने बताया कि ए बड़ी है और उनका एलसीएम कितना दिया, 209। और भाई एक बात तो बताओ, जब वो अभाज्य ही होगी तो एचसीएफ तो उनके अंदर एक होगा, नॉर्मल सी चीज है। यानी कि आप चेक करो कि ये दोनों संख्या ही किससे कटने वाली संख्या है। मैं इनकी तासीर को देख के पता लगा कि 19 से, 19 ही कम 19 और 19 ही कम 19, 19 और 11 हो जाएंगे क्या। इसने कहा कि बड़े वाली वैल्यू जो है वो ए है, ठीक है। यानी ये मान है ए का और ये मान है बी का। ये पूछ के आ रहा है भाई, ये पूछ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी। अब ए क्या है, 19, 19 का स्क्वायर 361, और बी की वैल्यू 11 है। 11 का स्क्वायर इसने करवाया नहीं, तो खाली 11 है। इसमें से जब 11 आप माइनस करोगे 361 में से, फिर 350 आ जाएगा क्या। ऑप्शन ए मैच हो जाएगा, तो टिक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है भाई, है ना। नहीं, एक व्यक्ति के बेलन में 50%, बेलन नहीं भाई, वेतन हो गए, ठीक है। ये वेतन होगा, ये वेतन होगा, नोट बेलन, ठीक है। एक व्यक्ति के बेलन में वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि हुई, फिर 100% की वृद्धि हुई। उसने कितने प्रतिशत की हानि या लाभ झेला, ये चीज बतानी। मैं अगर 100 मान लूं, स्टार्टिंग में मैंने मान लिया कि 100 था, ठीक है। फिर क्या 50% की कमी होगी, तो 50 बचेगा क्या भाई, ठीक है। फिर इसने कहा कि बाद में 50% की फिर वृद्धि होगी, ठीक है। अब इसका 50% कितना रहा होगा, 25, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, जब मैं वृद्धि करूंगा तो 75 बन जाएगा, ठीक है। और फिर 100% की वृद्धि हुई एक साथ, ठीक है। इसमें जब 100 की वृद्धि आप करोगे तो 150 हो जाएगा क्या। तो एक बात बताओ, जो 100 रुपए की चीज थी वो मान लो 150 रुपए में गई, तो 50% की वृद्धि है क्या, ठीक है भाई। ऐसे क्वेश्चन को करना आपको, या फिर आप ऐसे भी सक्सेसिव भी लगा सको उसमें। 50% की कमी यानी 2 से 1, 50% की वृद्धि, देखो ऐसे हुआ ना 50%, 2 से 1 की कमी होगा, 2 से 1 बच गया। आप वृद्धि कर रहे हो तो 2 पे इतना बढ़ाओगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 100% की वृद्धि हुई, 100% मतलब क्या है कि 1 पे 1 ही बढ़ गया, यानी 1 से 2 हो गया। ये देखो, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो कितना मिला, 2 बढ़ गया किस पे, 4 पे। यानी 1/2, 1/2 मतलब 50%। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, एक ही बात है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी, करो इसे आप। एक डीलर अपने ग्राहकों को किसी वस्तु पर 18% की छूट देकर भी 24% का लाभ प्राप्त करता है। यदि डीलर के लिए वस्तु का क्रय मूल्य 1560 रुपये है, तो वस्तु का अंकित मूल्य लगभग में ज्ञात कीजिए। भाई ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ गए सबसे पहले, ठीक है। आपको क्या है, अप्रोक्सीमेट आंसर बताना है इसका, ठीक है। यानी एग्जैक्ट वैल्यू कोई भी नहीं है, तो हम डिजिट, सम, यूनिट डिजिट कोई मेथड नहीं लगा सकते, आपको करना पड़ेगा। देखो
एमपी और सीपी का रेशो निकाल लो आप क्वेश्चन का सबसे पहले। एक डीलर अपने ग्राहकों को किसी वस्तु पर 18% की छूट देता है। 18% की छूट देने का मतलब भी 80 में बेच देना। ठीक है, 24% का लाभ कमाया जब भी, तो 124 हो जाएगा। मैं इसे 2 से डिवाइड कर दो, अगर तो 41 आ गया। मैं छोटा कर लूंगा रेशो को, 2 से काट दिया, 41 आ गया। और ये आ गया कितना, 62। बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को है क्या? नहीं। यदि क्रय मूल्य 1560 है, यानी 41 जो है, 41 की वैल्यू उसने दी 1560। ठीक है भाई, किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक? तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1560/41। लेकिन आपको बताना क्या है, वस्तु का अंकित मूल्य, यानी आपको 62 की वैल्यू बतानी, 62 की वैल्यू बतानी है आपको भाई। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, मैं कर दूंगा भाई से, आप इसे कर लो। क्या करो, वैल्यू मान लो आप इसमें थोड़ी बहुत इधर उधर कर दो, क्योंकि आपको लगभग में आंसर देना। ठीक है, तो मैं इसे 20 मान लूँ क्या? मैंने इसे 20 मान लिया। ठीक है, तो मेरा ये कट जाएगा 0। ठीक है, 4×3 = 12, 4×8 = 32, 4×9 = 36। तो मैं 39 की गुना 62 से करूँगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे करनी है भाई। ठीक है, आप इसे कर लो। ठीक है, इसमें से आप जो भी नियर बाई आंसर होगा आप टिक कर दियो, थोड़ी कैलकुलेशन करोगे तो आपको कोई ना कोई आंसर इनमें से मिल जाएगा। जो सबसे ज़्यादा नियर होगा वही आप आंसर लगा दोगे। और क्या करोगे, एक चीज़ का और ध्यान देखियो, आपने क्या करा, वैल्यू को थोड़ा छोटा करा। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा ना, ये आपके एग्जैक्ट आंसर से थोड़ा सा बड़ा होगा, आप लगा दियो। ठीक है, और आंसर कमेंट में बताओगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आदित्य अपने निजी संग्रह से 2 कलाई घड़ियां इतने रुपए में बेचता है। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य दोनों के सेम कर दिए इसने इस बार। फिर पहली घड़ी पर उसे 26% का लाभ हुआ और दूसरी घड़ी पर उसे 10% की हानि, कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने आपसे एक दिन बताया था कि अगर डाटा डिफिकल्ट होगा ज़्यादा तो आप कैसे करोगे, और अगर डाटा इजी है तो फिर आप क्या करोगे, इसके अंदर रेशो मेथड भी लगा दोगे। ठीक है, चलो मैं दोनों तरीके एक बार रिपीट करवा दूंगा एक बार फिर से। ठीक है, मैंने क्या बताया था, 100, अगर डाटा टफ होगा तब आप इसे यूज लोगे, 100x+y प्लस 2xy, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इससे अगर डाटा टफ है तब यूज लेना लेकिन। ठीक है, और आप यहाँ पे क्या लिखो, 200 प्लस x प्लस वाई। ये कब लगाओगे आप, या आपको p% या फिर लॉस परसेंट, दोनों में से कोई भी चीज़ बतानी हो, जो भी हो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है, या फिर आप रेशो मेथड यूज लोगे। और रेशो मेथड कैसे करवाओगे, इसने कहा कि पहली घड़ी पर उसे 26% का लाभ हुआ। ठीक है, 26% का लाभ होने का मतलब 50 की चीज पे, 50 की चीज 13 के लाभ पे बिक जाएगी आपकी, यानी कितने में, 63 में बिक जाएगी। ठीक है, 50 की चीज, ठीक है, पहली घड़ी पर उसे 26% का लाभ हुआ, तो मैं इसे इतने में बेच दूंगा। ठीक है, और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हुई। ठीक है, 10% की हानि होने का मतलब 10 की चीज आप 9 की बेच दोगे, तो 10 की चीज 9 की बेच दोगे आप 10% की फ्रैक्शन से। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, इसने कहा कि प्रत्येक 12,600 रुपए के मूल्य पर बेची, इसका मतलब क्या है, हिंट है कि दोनों को आपने सेम रेट पे बेच दिया। तो यानी मेरे तो अभी तो अलग है, मैंने सेम बना लूंगा सबसे पहले। ठीक है, सेम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर 63 है, ठीक है, मैं इसे बनाऊंगा नीचे वाले को, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 7 से। तो मुझे इधर भी करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि रेशो को भी मेंटेन रखना मुझे अपने। ठीक है, तो देखो 50 तो ये आ गया ऊपर से, 70 आ गया मेरा नीचे से, तो ये कितना हो गया, 120। ठीक है, और 63 ऊपर हो गया, और 63 ये बन जाएगा, देख लो। तो 3×3 6, 6 और 6 12। तो मुझे कितने का लाभ हुआ, 6 का लाभ हुआ, किस पे हुआ, 120 पे। ठीक है, तो मैं देख रहा कि भाई मैं ऐसे काटूंगा तो 1/20 आ गया कि प्रॉफिट है, 1/20 का मतलब 5% का लाभ हो गया आपको। ये डाटा थोड़ा इजी था, तो इसलिए ये भी मुश्किल नहीं है करना, रेशो मेथड से भी आप कर पाओगे अगर डाटा क्या है, आसान है। ठीक है, 5% गेन। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। मैं इससे भी करके दिखा रहा आपको, 1 मिनट। देखो भाई, 100 है, आप देखो पहली घड़ी पे आपको क्या हुआ, 26 का लाभ, दूसरी पे 10 का लॉस। तो मैं 26, मेरी सेकंड वाली वैल्यू ऑटोमेटिक जो वाई है वो माइनस में होगी, तो माइनस का यूज लूंगा मैं। 26 में से 10 गए तो 16। अब देखो, इसे मैं अलग से सोल्व करा, 2
एक्स की वैल्यू यानी पहले वाली वैल्यू -26 है, तो माइनस मैंने आगे लगा दिया 26, और बाद वाली वैल्यू क्या है 10 है। ठीक है, बताओ भाई कोई दिक्कत है? ये 10 ना इसके ये माइनस इसकी वजह से है, 10% की वजह से। ठीक है, तो आप देखो 26 दूनी 52 यानी माइनस का 520 आ गया, माइनस का 520 आ गया, अपोन में क्या आ गया 200, एक्स की वैल्यू 26 और ये वाई की वैल्यू -10। ठीक है, आप देखो 1600 में से आपने 520 माइनस करे जब, तो ये आ गया 80। ठीक है, और ये 10, ऊपर तो ये डाटा आ गया, नीचे क्या होगा 216। आप देख रहे कि 5 बार पूरा पूरा कट जाएगा क्या? जी हाँ, 5% का क्या आ जाएगा प्रॉफिट, वो मैंने इधर से भी निकाल दिया और इधर से भी निकाल दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो, एवरेज का क्वेश्चन है भैया आपके सामने, और ये एक आसान क्वेश्चन होगा। 15 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है, जबकि इन संख्याओं में से 13 संख्याओं का औसत 32 है। यदि शेष दो संख्याएं बराबर हैं तो इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक संख्या का मान ज्ञात करो। ठीक है, कर लेते हैं भाई। 15 का औसत कितना दिया 30, अब आगे कह रहा कि 13 संख्याओं का 32 है, इनमें से 13 का 32 है, तो यानी मैंने दो संख्याएं नहीं ली अब, तो मेरा एवरेज क्या हुआ 2 बढ़ गया। ठीक है, यही चीज हुई क्या? चलो, उसने कहा कि भाई आप ये करो, जो संख्या आपने नहीं ली उनका वैल्यू निकाल सको क्या आप? जी बिल्कुल, ये -2 से मल्टीप्लाई करेगा, 32 दूनी 64, माइनस का 15 दूनी 30 प्लस का, तो इसका रिजल्टेंट कितना आया? रिजल्टेंट आया माइनस का 34। माइनस क्या बता रहा कि ये जो संख्या निकाल ली उनकी बात हो रही। ठीक है, यानी दो संख्याओं का टोटल 34 है। उसने कहा कि प्रत्येक शेष दो संख्या है ना जो दोनों संख्या में बराबर है, तो 34 को दो भागों में बांट दोगे तो 17 रहा होगा क्या? इस संख्या 17 रही होंगी भाई। ये चीज उसने पूछा कि प्रत्येक संख्या कितनी है 17। एक तो तरीका ये हो गया, आप या फिर डेविएशन से कर लो इसे। 15 की वैल्यू कितनी है 30, 13 की वैल्यू कितनी है 32। ठीक है, तो आप देखो कि भाई मैं दो संख्या ही रही होंगी, 30 तो उनके पास दोनों के पास ही होगा, तो यानी 60 टोटल तो उनके पास है। लेकिन अब मैं क्या नोटिस करूंगा कि दो बढ़ गया मेरा। ठीक है, 13 संख्याओं पे कितना बढ़ेगा 26 बढ़ेगा, लेकिन एवरेज मेंटेन करना मुझे इन दो संख्याओं में, तो जो 26 बढ़ा उसको आप मत बढ़ने दो। ठीक है, तो 30 दूनी 60, 60 तो टोटल आ गया उन संख्याओं का, लेकिन 26 माइनस करोगे तो 34 आ गया क्या फिर से दोबारा? और ये दोनों संख्याएं बराबर है तो दोनों 17 रही होंगी क्या? वही चीज पूछ रखी। कोई भी तरीका लगाओ भाई, सब आप ही के तरीके हैं, आप ही के लिए बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्क एंड टाइम से। 5 आदमी और 2 लड़के 30 दिनों में उतना ही काम कर सकते हैं जितना 7 आदमी और 10 लड़के 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, एमडीएस से कर लो। 5 आदमी 2 लड़के 30 दिनों में उतना ही काम कर सकते हैं, यानी एक टोटल वर्क आ गया। ठीक है, जितना क्या 7 आदमी और 10 लड़के 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, उसी कार्य को 4 दिनों में करने के लिए 40 पुरुषों के साथ कितने लड़कों को? ठीक है, पहले मैं टोटल वर्क पता कर लूंगा। मैं देखूंगा 15 दूनी 30, ये 10 एम आ जाएगा जब दो अंदर मल्टीप्लाई करेगा, ये 4 बी आ जाएगा जब दो अंदर मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, इधर से देखो कितना होगा 7 एम प्लस 10 बी। ठीक है, अब मैं देख रहा कि भाई ये 7 एम उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 एम आ गया, ये 6 बी के इक्वल हो जाएगा, 3 एम 6 बी के, तो एम अपॉन बी की वैल्यूज कितनी आ जाएगी 2:1। वैल्यूज को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ठीक है, मैं क्या पता करूंगा, टोटल वर्क पता करना मुझे अभी। ठीक है, 5 एम 5 दूनी 10 प्लस 2 और 30 की एफिशिएंसी, 30 टाइम ये एफिशिएंसी आ गया, यानी 12 गुना 30, ये टोटल वर्क आ गया मेरा। ठीक है, अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करना आपको। ठीक है, यानी कि ये काम टोटल वर्क है क्या मेरा? ठीक है, और मुझे क्या करना 4 दिनों में
कार्य को पूरा निपटाना, तो यानी मुझे ईच डे कितना काम करना पड़ेगा, 4 3 12, यानी 90 काम मुझे पर डे करना पड़ेगा क्या। 90 काम पर डे करूंगा मैं, जब भी तो जाके होगा। अब उसने आगे कंडीशन क्या दी, उसने बताया कि 40 तो पुरुष पुरुष लग गए इस काम को करने के लिए। अब एक बात बताओ, एक दिन में मुझे 90 काम करना, 40 मेल लग गए, और एक मेल की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो 80 काम तो मेरे आदमी कर देंगे। काम बचा कितना, 10, और एक औरत एक काम करे, तो यानी 10 ही औरतें लगानी पड़ेंगी क्या मुझे, तब जाकर तो ये काम पूरा होगा। यानी औरतें कितनी लगेंगी, 10। ठीक है, ये हो जाएगा उसका सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान से देख लो, और अगर समझ में ना आवे तो वीडियो को दोबारा देख लियो ऐसे। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, हमें ऐसे 2 4 क्वेश्चन अगले सेट में डाल के ये सब बढ़िया तरीके से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, लेकिन आप रिस्पॉन्स जरूर दिया करो चीज़ों का, तभी जाके हमें पता लगेगा। कहाँ तक हो गया भाई, ये हो गया सब क्वेश्चन, यहाँ तक हो गया। ठीक, यहाँ तक हम आगे अब करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, ये कर लिया ना हमने, ये तो हो गया शायद। चलो अगला क्वेश्चन, इसे ट्राई करो एक बार आप। 900 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे में पूरी होती है यदि यात्रा का 2/5वां भाग 60 किलोमीटर। ठीक है भाई, यात्रा है 90 किलोमीटर, 900 किलोमीटर की। ठीक है, आप देखो 900 किलोमीटर की यात्रा है, इसका कितना भाग, 2/5, तो 900 का 2/5 भाग। ठीक है, यानी 360 आएगा क्या। 360 भाग के बारे में इसने क्या इन्फॉर्मेशन दी हमें, इसने क्या बताया भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से पूरा किया गया। अब भाई ये देखो 360 जो है, मैंने 60 किलोमीटर प्रति घंटा से स्टार्ट करा, तो मुझे यहाँ पे 6 घंटे लग गए क्या। ठीक है, और पूरी यात्रा हुई 11 घंटे में, तो अगला जो पार्ट है। ठीक है, आप देख लो कि आगे बच कितना गया, 900 पूरा था, 360 बच गया, या तो आप इसे माइनस करके निकाल लो, क्या आएगा देख लो, 40, 540 आ गया अगला हिस्सा। या फिर आप क्या करोगे, 900 का 2/5 हो गया, तो 3/5 रहा, उस तरीके से भी निकाल सको। अब इसके बारे में देखो, ये 6 घंटे में हुआ, तो मेरे पास अब टोटल घंटे मुझे पता है कि मेरे पास 11 हैं, तो इस यात्रा के लिए मेरे पास सिर्फ 5 ही घंटे बचे क्या। यही यात्रा है जो मुझे 5 घंटे में पूरी करनी है। ठीक है, चाल बतानी है मुझे भाई, तो मैं से 5 से डिवाइड करूंगा क्या। ये क्या है, डिस्टेंस, ये क्या है, टाइम, और जब मैं डिस्टेंस को टाइम से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो स्पीड आएगी क्या। ठीक है, 5×8 = 40, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मेरा आंसर है। यानी कि पहले वाले पोर्शन से आपको टाइम पता लग जाएगा कि कितना टाइम यूज हो गया स्लॉट का। 11 घंटे का स्लॉट है, उसमें से 6 घंटे यूज हो गए, तो 5 घंटे बचे, और डिस्टेंस कितनी रह रही, 540। 540 की जो डिस्टेंस है वो आपको 5 घंटे में पूरी करनी, तो आपको 108 की स्पीड से अपनी स्पीड लेके चलना पड़ेगा भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक इजी सा क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से ना करने लायक क्वेश्चन है। देखो भाई, किसी त्रिभुज के कोणों की माप दी, आपको पता है कि एक त्रिभुज के अंदर क्या होता है, 3 कोण होते हैं। ठीक है, और तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये चीज आपको पता होगी। तो मेरी भाषा में 3 कोण कितने दिए गए, ये दिए गए भाई। ठीक है, देखो 8x - 15 +6x - 11 +4x - 10, ये तीनों कोण हो गए मेरे, मैंने तीनों कोणों को जोड़ दिया, तो 360 होना चाहिए। तो भाई 360 के इक्वल 8 और 6 14, 14 और 4 18x, ये बराबर होगा, इधर देखो आप 15 और 11 कितना हो गया, 26, 26 और 10 कितना हो गया, 36। ये चीज आप इधर ला के माइनस कर दो, एक बार दोबारा देख लो, 15 और 10 25,
और 10 ये 36 आ जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। देखो ये उधर माइनस का, सॉरी इधर प्लस कर दो आप इसे, क्योंकि ये उधर माइनस किया है ना। देखो 6 इतने के बराबर आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 22। आपको बताना क्या x का मान गलत क्यों आया? दोबारा देखो भाई, 8x-15 प्लस 6x-11 प्लस 4x-10, तीनों कोणों का योग आ गया। ये कितना होना चाहिए? ये 180 के बराबर होना चाहिए। और 8 और 6 कितना हो गया? 14, 14 और 4 18, 18 तो हो गया मेरे पास x। अभी देखो 15 और 11 26, 26 और 10 36, इधर माइनस के 36 है तो उधर जाके ओह 180 में जुड़ेंगे ना, 36 जोड़ दो इसमें। ठीक है, तो 6, ये 216 आ गया। एक्स की वैल्यू देखो, 18 × 18, 18 दूनी 36, एक्स की वैल्यू 12 आ जाएगी भाई। ठीक, वो मैंने पता नहीं कहाँ से लिख दिया होगा। अब ये क्वेश्चन देखो एलसीएम एचसीएफ से भाई, आप इसे एक बार पढ़ो, बहुत शालीनता के साथ इस क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ लोगे। क्वेश्चन क्या कर रहा? 13 a, b, c, यानी ये 4 संख्याएं, एक तो संख्या 13 होगी, फिर क्या है a, b, c, ये 3 अदर संख्याएं हैं। ठीक है, इसने क्या बताया? संख्याओं का प्रत्येक जोड़ा 13 a, 13 b, 13 c का में से कितना है? 13 है। यानी मुझे पता लग गया कि इसका मतलब क्या है a, b और c भी, इनका भी एचसीएफ 13 ही होने वाला है, क्योंकि इसने जोड़ों में बता दिया अलग अलग से। ठीक है, चलो। और इसने एक कंडीशन हो रखी कि ए बी और सी तीनों की वैल्यूज जो है 60 से कम होने वाली मेरी। ठीक है, यानी कि ए से बड़ा कौन है? बी, बी से बड़ा कौन है? सी। ठीक है, और इसने बताया कि 60 इन सबसे बड़ा है। ठीक है, यहाँ तक कि, और ये इसने एक और चीज बताई कि चारों की चारों अलग अलग संख्याएं हैं, और सबसे छोटी संख्या तो मेरी 13 हो जाएगी भाई। तो नॉर्मल सी बात है, अगर ये मेरा 13 तो सबसे छोटा हो गया, तो मेरा जो ए है वो 26 हो जाएगा क्या? क्योंकि मुझे एच सी एफ भी मेंटेन करके रखना। ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 39, 52, ये वैल्यूज आ गई मेरी चारों की चारों। ठीक है, अभी इसने क्या पूछा? ये कंडीशन है कि ए प्लस बी को डिवाइड कर दो आप किससे? ए प्लस सी को डिवाइड कर दो बी से। आप देख लो ए प्लस सी कितना बनेगा आपका? 78 आ जाएगा क्या? किससे करना? बी से, 39 से। ये आ गया 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो भाई। समलम चतुर्भुज, एक बार इसे आप ट्राई करो। एक समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। समलम चतुर्भुज का निकटतम पूर्ण संख्या में एक क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो समलम क्या होता है? समलम एक ऐसी फिगर होती है, समांतर भुजाएं होती है आपकी। ठीक है, और इसका एरिया क्या होगा वो देख लो सबसे पहले। 1/2, मैंने मान लिया कि मेरी ये जो भुजा है, ये मैंने ए मान ली छोटे वाली भुजा, और बड़े वाली भुजा मैंने मान ली बी। ठीक है, तो ये क्या होता है? 1/2 ए प्लस बी, यानी भुजाओं का योग मल्टीप्लाई में इसके साथ में हाइट। ये एरिया का फॉर्मूला होता है। अगर आपको कभी भी पेरीमीटर निकालना पड़ जाए, परिमाप निकालना पड़ जाए, तो आप क्या करोगे? इसकी सारी बाउंड्रीज पे घूम जाओगे। मैंने मान लिया कि ए बी और ये सी और डी, ये कभी कभी अलग आ जावे, लेकिन जब आपका सम सम में बन जावे ना, तो फिर क्या हो जावे? ये दोनों भुजाएं सेम हो जाएंगी। ठीक है, तो आप पेरीमीटर बताना, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, आप क्या करोगे? इसी बाउंड्रीज पे घूम जाओगे। इतना डाटा भी याद रखो क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन क्या है। भुजाएं इसने आपसे दे दी, दोनों की दोनों, और आपसे हाइट भी दे दी। तो एरिया निकालना, 1/2, भुजाएं कितनी है? 10 और 18, 28, और हाइट कितनी है? 8। ठीक है, तो 14 की मल्टीप्लाई आपको किस में करनी? 8 में। ठीक है, यानी 56 दूनी 112। ठीक है, ऐसे कर लेना बस, ये थोड़ी डिटेल है, याद रखियो फर्दर अगले क्वेश्चंस के लिए। हो सके कि अगले सेट में पेरीमीटर पूछ लिया जाए।
ये डाटा आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट भी हमारा पूरा हो गया। ठीक है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़े और इस मुहिम का हिस्सा बनिए। थैंक यू।